सपनों के शहर में वो लाए अपनी पहचान, न भूले जड़ें, न छोड़ी अपनी असली उड़ान। हर किरदार में उनके सोच की दमक है, हर कहानी में उनके रूह की चमक है। नाम है उनका विपुल अमृतलाल शाह। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। थैंक यू सो मच। सर, सक्सेस स्टोरी है, आपकी जर्नी पर हम बात करेंगे। थोड़ा बचपन के बारे में बताइए, कैसे शुरुआत हुई? बचपन तो मैं पार्ला ईस्ट में पैदा हुआ था और मिडिल क्लास फैमिली थी और बहुत खुला हुआ एनवायरनमेंट था। पूरे पार्ला ईस्ट में घूमते थे, खेलते थे और ये जो आज की दुनिया है उससे बहुत अलग दुनिया थी। मुझे लगता है आज की दुनिया से बेहतर दुनिया थी, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं था। तो आपको अपने पर्सनालिटी अपने आप खिलते जाती है, आप जो बनना चाहते हो अंदर से निकलता जाता है। और बचपन से ही शौक था कि कुछ क्रिएटिव फील्ड से जुड़ूं। स्कूल में भी नाटक करता था और फिर कॉलेज भी मैंने उसी हिसाब से सिलेक्ट किया था, नरसिंह मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, एनएम कॉलेज से नाम से जाना जाता है, जुहू में जो है, क्योंकि वो इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स में नाटकों में बहुत बेहतरीन कॉलेज माना जाता था। तो मुझे इसीलिए नरसिंह मोंजी में जाना था, क्योंकि वहाँ नाटक बहुत अच्छे होते थे। और फिर वहाँ से पृथ्वी थिएटर में हमारे जो डायरेक्टर थे महेंद्र जोशी करके, वो हमें पृथ्वी थिएटर में ले गए। वहाँ बैक स्टेज से शुरुआत हुई, फिर आगे स्टेज पे आके छोटे मोटे रोल करना शुरू किए। करते करते डायरेक्शन की एक अंदर से आवाज़ आना शुरू हुई कि मुझे एक्टिंग से ज़्यादा डायरेक्शन में मज़ा आता है। और फिर धीरे धीरे मैंने अपने खुद के प्ले बनाए जो बहुत चले। फिर टीवी में आया, टीवी किया, बहुत चला टीवी भी। पहला भारत का डेली सोप एक महल 1000 एपिसोड जिसने पूरे किए। जी जी, वो मैंने बनाया। और मेरे साथ मेरे भाई हैं आतिश कपाड़िया, मेरे दोस्त ही कहिए, भाई हैं बिल्कुल। वो और हम दोनों साथ में थे, उन्होंने उस शो को लिखा था। और फिर वहाँ से धीरे धीरे फिल्मों में आ गए और फिल्म से फिर चलता गया। इस बीच में एक सवाल मन में आता है कि फैमिली में जब आपने अपनी रुचि के बारे में बताया और ये भी बताया कि प्रोफेशन के तौर पे उसको चुनूंगा, तो कैसा उनका रिस्पॉन्स था, रिएक्शन क्या था? देखिए, प्रोफेशन के हिसाब से चुनूंगा ये तो मुझे भी नहीं पता था। और फैमिली ने हमेशा अक्सर सपोर्ट ही किया है मुझे। कभी कभी भी किसी चीज़ के लिए वैसे मना नहीं किया। लेकिन हम एक हमारी पार्ला ईस्ट में किताबों की दुकान हुआ करती थी, पार्ले बुक डेपो अभी भी है। मेरे कजिन ब्रदर हैं, बड़े भाई, वो चलाते हैं। तो एक बिजनेस फैमिली का जो एक एनवायरनमेंट होता है, और कोई बहुत पैसे वाले हम नहीं थे, पर सब अच्छा था। तो पिताजी अक्सर ये पूछते थे, क्योंकि हम थिएटर करते थे, कोई आमदनी होती नहीं थी, क्योंकि पृथ्वी में जब हम प्ले करते थे तो पैसे बहुत कम मिलते थे। कभी 10 रुपए एक शो के मिल गए तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, और अगर कलेक्शन अच्छा नहीं है तो पैसे ही नहीं मिलते थे। तो वो हमेशा पूछते थे कि कमाएंगे कैसे, अपनी ज़िंदगी कैसे चलाओगे। और मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे चलाऊंगा, और मेरे पास कोई जवाब भी नहीं होता था। फिर एक दिन मैंने और उन्होंने मुझे बिठा के पूछा कि तुमको ये करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम कमाओगे कैसे, ज़िंदगी कैसे जियोगे। तो मैंने कहा कि मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा, पर मुझे करना यही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुमको यही लगता है कि यही करना है तो एक टाइम तय करो कि जब तक, अगर इस साल की उम्र तक अगर तुम्हारा इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं हुआ तो फिर तुम अपना दुकान में सेल्समैन बन के जुड़ जाओगे। और मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। और फिर करते करते काम बनना शुरू हो गया, और फिर उन्होंने कभी कभी सवाल नहीं किया, तो फिर गाड़ी चल पड़ी। बैक स्टेज आर्टिस्ट के तौर पर शुरुआत की, फिर डायरेक्शन शुरू किया, कहानी लिखी, डायरेक्शन किया। ये जो यात्रा है वो आप बोल रहे हो सिंपल, लेकिन है बहुत जटिल, बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत आसान नहीं है, सपनों भरा लगता है। कैसे पूरा किया, क्या संघर्ष आया उस बीच में? नहीं, संघर्ष तो देखिए आप, मुझे ना विजय राज ने एक बात कही थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा कहा था कि
आप जो काम करना चाहते हो और वही काम कर रहे हो, तो उसमें आने वाली तकलीफ संघर्ष नहीं हो सकती। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि बिल्कुल 100% सही तरीके से उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया कि अगर मैं यही काम करना चाहता था और उस काम में कुछ सक्सेस मिले, उसके लिए हर संघर्ष कर रहा था, तो उसको फिर आप नेगेटिव तरीके से तो ले नहीं सकते। और एक्चुअली हमारे थिएटर के दिन बहुत मज़ेदार थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हम थिएटर के दिनों में लंबे लंबे दौरों पे जाते थे। तो एसटी की बस में लकड़े के पटिए पे बैठ के रात भर ट्रैवल करना होता था। तो हम सब रात को पत्ते खेलते थे बस में, और वो एसटी की बस ऐसी होती थी कि वो कांच यूं यूं करके खुल जाएगा और इतनी ठंड लगेगी, फिर आप बंद करोगे तो वो रात भर चलेगा, फिर अगले शहर पहुंचोगे, फिर दिन भर सोने के बाद 2 बजे जाके आपको सेट लगाना है, सब कुछ चेक करना है, फिर शो करना है, फिर सेट को खोल के पूरा बस के ऊपर लोड करना है, फिर 3 साढ़े 3 बजे खाना खा के फिर बस में बैठ के फिर पत्ते खेलते हुए जाना है। तो एक बिल्कुल बंजारों टाइप का थिएटर का हमारा उस दौर में था। अगर मैं उसको ऐसे देखना चाहूँ तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल समय था, क्योंकि पैसे भी नहीं मिल रहे थे और लिविंग कंडीशंस बहुत टफ थी। और मैं हमेशा उसको मैंने ऐसे देखा कि यार क्या मज़ेदार ज़िंदगी है, रात भर दोस्तों के साथ पत्ते खेल रहे हैं, सुबह भी जाके सोने के बाद जहाँ जब जितने बजे भी उठे, फिर दोस्तों के साथ हंसी मजाक, फिर सेट लगा रहे हैं, फिर शो कर रहे हैं, फिर ऑडियंस की वाह वाह लूट रहे हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छी शानदार ज़िंदगी क्या हो सकती है। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि हमने कोई बहुत मेहनत की है। हाँ, फिजिकल मेहनत बहुत होगी, लेकिन मैं उसको संघर्ष तो बिल्कुल नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि हर बच्चा जब उसे एग्ज़ाम पास करनी होती है तो वो पढ़ता ही है ना, तो आप उसको पढ़ाई को संघर्ष तो नहीं कहेंगे। तो वैसा ही हमने, एटलीस्ट हम लोगों ने, जो हम 5 दोस्त हैं, हम सब ने उसको ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में लिया। तो हम लोगों ने बड़े मज़े किए एक्चुअली उस संघर्ष के दौरान। पैसे नहीं होते थे पर ज़िंदगी बड़ी शानदार थी। टीवी में आने का फैसला कैसे किया? मैंने कोई फैसला किया नहीं, बस होते गया। तो हम प्ले कर रहे थे, प्ले के लिए अक्सर गुजरात जाना होता था। तो अहमदाबाद दूरदर्शन पे गुजराती में सीरियल बनते थे, तो हमें लगता था कि यार प्ले तो कर ही रहे हैं, ये भी एक ट्राई करना चाहिए। तो वो शुरू हो गया। फिर वो करते करते एक दिन मुझे और आतिश को, हम पार्ला ईस्ट में हम लोग रिक्शा में कहीं जा रहे थे, तो हम लोग, आतिश ने कहा कि यार यहाँ पार्ला ईस्ट में कितने खूबसूरत बंगले थे ना, सब साले टूट टूट के बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम ही ख़त्म हो रहा है। तो मैं कहा यार ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर कुछ टीवी में कुछ करना चाहिए। तो आतिश ने कहा हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया। मेरा खुद का परिवार एक बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली था और जो टूट गया था, आतिश का ये कहना था। तो मेरे पास तो कैरेक्टर्स की भरमार है, मेरे ही घर में से बहुत सारे कैरेक्टर तो हमको मिल जाएंगे। तो मैं कहा चलो फिर कोशिश करते हैं, और फिर लिखा। और हमें तब कुछ पता नहीं था डेली सोप बनता कैसे है, क्या होता है वगैरह वगैरह। और फिर हमने बनाया, और वो जब बनाया तो लोग बिल्कुल जुड़ गए उससे पागलों की तरह। तो ऐसा प्लान कुछ भी नहीं। अब मैं देखिए, मैंने एक शो किया था सोनी के लिए, अल्प विराम करके। उस शो की मेरी शूटिंग चल रही थी। तब मुझे विनोद दोषी साहब जो थे, एक सीनियर प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे बुलावा भेजा, क्योंकि वो शूटिंग जहाँ चल रही थी उससे 2 बिल्डिंग दूर उनका घर था। तो मैं लंच टाइम में उनको मिलने गया। तो उन्होंने कहा फिल्म बनाओगे? मैंने कहा मेरे पास एक बहुत टेढ़ा मेढ़ा आइडिया है, अगर आप करना चाहें तो। कमर्शियल बिल्कुल है या नहीं है मुझे नहीं पता, और हिंदी फिल्में जिस तरीके की बनती हैं वैसा है नहीं। तो उन्होंने कहा सुनाओ। मैंने सुनाया, उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा डन, ये पिक्चर बनाते हैं। तो पिक्चर भी ऐसे ही बनी। तो मैंने एक्चुअली, अगर आप देखें तो, कभी प्लान करके कुछ नहीं किया, बस करता चला गया और होता चला गया। वो जो सीरियल आपने ट्रेंड सेट किया कि एक महल हो सपनों का, ऐसा सीरियल बनाया जो न सिर्फ सबसे लंबा सबसे सफल चलने वाला शो हुआ, बल्कि साथ में आप गुजराती पे भी उसको शूट कर रहे थे। जी। और गुजरात में उसका इम्पैक्ट ये था कि
लोग दोपहर में अपना घर वो शॉप को बंद करके और वो सीरियल देखते थे। बिल्कुल। वो इम्पैक्ट उस तरीके का था। जी 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 बिल्कुल। और मतलब ऐसा था कि हमें पहली बार रियलाइज हुआ कि लोगों के दिलों पे एक डेली सोप का इम्पैक्ट कितना होता है। हमारे कहानी में एक प्रिंसिपल कैरेक्टर था, शेखर नाम था उस कैरेक्टर का। रसिक दवे साहब वो कैरेक्टर प्ले करते थे। वो घर का सबसे लायक बेटा था। वो 300वें एपिसोड पे हमने कहा कि ऑडियंस को कुछ बहुत बड़ा ट्विस्ट हम देते हैं, तो हमें ये शेखर का जो कैरेक्टर है उसको मार देना चाहिए। और हमने बिना सोचे, हमें कोई ऐसा पता नहीं था कोई क्राफ्ट कैसे क्या, तो हमने अपनी कहानी के समझ के हिसाब से उन्हें उस कैरेक्टर का हमने मौत कर दी। गुजरात में प्रार्थना सभाएं हुई हैं, लोगों ने शोक सभाएं रखी हैं शेखर की मौत पे। तो हम लोग खुद हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक टीवी के कैरेक्टर के लिए लोग एक्चुअली शोक सभाएं रख रहे हैं। हर शहर में शोक सभाएं हो रही हैं और वो 7-8 दिन तक चला। तो हमें पता चला कि इस माध्यम का पावर कितना ज्यादा है। और फिर हम थोड़े और संभल गए कि भैया ये बहुत पावरफुल चीज है, ये इसे बहुत संभाल के करना पड़ेगा। पर हमारा एक प्रिंसिपल बहुत क्लियर था कि हम कभी भी हमारे शो में भारतीय संस्कृति के खिलाफ, मतलब वो जो बुरी बहुएं, उस टाइप के कैरेक्टर्स नहीं होंगे। पॉजिटिव थे और सब ऐसा लगता था हमारे घर की कहानी। बिल्कुल, आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये मेरे घर के लोग हैं और मैं अपने घर के लोगों को कुछ करते हुए देख रहा हूँ। और छोटी छोटी बातों पे एपिसोड होते थे, कोई बड़ा ड्रामा नहीं होता था, एक्सेप्ट जैसे ये हुआ कि शेखर की मौत हो गई, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रामा हो गया। लेकिन हमने वो 1000 एपिसोड तक मेंटेन किया कि हम बहुत हाई ड्रामा या नेगेटिव कैरेक्टर्स से बिल्कुल दूर रहे। और फैमिली वैल्यूज को हमने बहुत स्ट्रांगली जोड़ने की बात की, ना कि फैमिली वैल्यूज को बिखरने की बात की। लेकिन वो आपके ऊपर बहुत टोल भी ले रहा था। 22-22 घंटे आप पूरे उसमें लगे रहते थे। क्योंकि उस वक्त कोई डेली सोप का सिस्टम नहीं था, तो हमें पता ही नहीं था कि डेली सोप बनता कैसे है। अब आतिश और मैं मिलके लिख रहे हैं, फिर हमारे साथ एक टीम भी बन गई, जो 2-3 और राइटर्स को हमने हमारे साथ जोड़ लिया, वो भी लिखने लगे। लेकिन 2-2 एपिसोड, आई मीन 1-2 लैंग्वेज में आप एक एपिसोड बनाए, मतलब 2 एपिसोड जितनी शूटिंग भी आपको करनी है, फिर उनको एडिट करना है, फिर डिलीवर करना है। तो कैसे करना, कोई सिस्टम, कोई एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, कोई ऐसी कोई सिस्टम तो था नहीं, सब कुछ हैंड्स ऑन हम ही लोग कर रहे थे। तो फिर ये था कि उस वक्त हम सोना वोना भूल गए थे। एक कमिटमेंट हमने लिया था, लोगों का इतना ज़बरदस्त प्यार हमको मिल रहा था, तो वो हम किसी भी कीमत पे गंवाना नहीं चाहते थे। तो मैंने, मतलब फिर वो 5-6 साल ऐसा चला कि 4 घंटे से ज़्यादा सोया ऐसा मुझे दिन याद नहीं। इवन उसके चक्कर में एक्सीडेंट तक हो गया था। हाँ जी, हो गया था एक्सीडेंट। मैं गाड़ी चलाते चलाते एक दिन गाड़ी के स्टीयरिंग पे ही सो गया, इतनी थकान थी, और जाके एक रिक्शा वाले को ठोक दिया था। बिल्कुल सर, मतलब कि कमाल की बात है, आप चाहते तो वो डबिंग भी करवा सकते थे, लेकिन वो जो आत्मा है कि आर्टिस्ट जो है, अगर वो अपनी कहानी कह रहा है तो उसकी लैंग्वेज में होनी चाहिए। भले उसके लिए आप इतने ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, वो आपने बरकरार रखी, वो अभी तक आप अपनी कहानियों में बरकरार रखते हो। वो देखिए, एक तो हमारे पास गुजराती थिएटर के हमारे साथ सारे ही दिग्गज कलाकार जुड़े हुए थे। आप किसी भी कलाकार का नाम ले लीजिए, एक्सेप्ट 2, परेश रावल, वो हिंदी फिल्मों में तब बहुत बड़े स्टार थे, और सिद्धार्थ रांदेरिया। इन 2 आर्टिस्टों को छोड़ के गुजराती के सारे दिग्गज कलाकारों ने उस शो में हमारे साथ काम किया। तो हमें लगा था कि इनको अगर हम अपनी खुद की मातृभाषा में नहीं दिखाएंगे तो लोग बहुत निराश होंगे, क्योंकि आपके पास सारा ही गुजराती थिएटर का टोटल रॉयल्टी आपके साथ है, और आप उनको उसी लैंग्वेज में परफॉर्म नहीं करने दे रहे हो, तो लोग बहुत दुखी होंगे। और इसलिए हमने फिर वो डिसीजन लिया था कि 2 लैंग्वेज में करेंगे। और वो इतना ज़्यादा लोगों के दिलों को टच कर गया, वो हमें पता नहीं था। देखिए, इसमें से कुछ भी हमें नहीं पता था कि ऐसा रिजल्ट लेगा, और हम करते कहीं ना गए। कहीं आपकी वजह से हम हिंदी वालों को वो इतने कमाल के, जो इतने उम्दा लोग हैं, उनसे तारुफ होने का मौका
बिल्कुल, बिल्कुल, वो नेशनल लेवल पे सबने बहुत अच्छा बाद में अचीव किया और वो सब गुजराती थिएटर के बहुत कमाल के मंजे हुए कलाकार थे। तो इट वाज़ अ ग्रेट ऑनर क्योंकि हम लोग, मैं और आतिश बहुत नए थे और हम काम कर रहे थे सारे दिग्गजों के साथ, जिनको हम देख के बड़े हुए थे। तो इट वाज़ अ ग्रेट, ग्रेट एक्सपीरियंस। और फिर दरिया छोड़ो से फिर फिल्मों में डेब्यू किया। वो भी वैसा ही हुआ, हमारे एक गुजराती थिएटर के मित्र थे, वो आए हमारे पास और उन्होंने कहा कि मैं, ये एक प्ले है, इस पे से मैं गुजराती फिल्म बनाना चाहता हूँ। और उसमें मेरे दूसरे मित्र, दूसरे भाई जेडी मजीठिया थे, वो हीरो थे, प्ले के हीरो वो थे। तो मैंने कहा मेरी एक ही शर्त है, मैं इन्हीं को हीरो लेके फिल्म बनाऊंगा क्योंकि प्ले में इन्होंने काम किया। और शेफाली उस फिल्म में हीरोइन थी। मैं वही पूछने वाला था, वही मुलाकात हुई थी आप? नहीं, मैं शेफाली को उससे बहुत पहले से, थिएटर के दिनों से हम जानते एक दूसरे को, लेकिन काम हमने पहली बार उस फिल्म में किया। और तो वो भी एक बहुत ज़बरदस्त मामला था। गुजरात की पहली वो सिनेमास्कोप 35 फिल्म बनी डॉल्बी साउंड के साथ और बहुत सारे अवार्ड मिले, बहुत बहुत रिस्पेक्ट मिला। और एक फिल्म को अच्छा, फिल्म बनाने का मुझे कोई तजुर्बा था नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो करते गए, सीखते गए वाला सिलसिला था। पर टीम, अगेन, जब आपकी सारी पूरी टीम आपके साथ जुड़ी हुई हो तो फिर हो जाता है। डेब्यू फिल्म और अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स की बात कर रहे हो, सबसे बड़ा अवार्ड तो ये था कि मिस्टर बच्चन वहाँ आए और जो इंटरवल तक शायद फिल्म देखने वाले थे उन्होंने पूरी फिल्म देखी और आपसे मुलाकात करके गए। और उसके आगे फिर आंखें की भी कहानी है जो आप बताएंगे हमें। नहीं, वो जेडी जो है वो अमित जी की इंस्टीट्यूट में, एबी कॉप में वो टैलेंट हंट में थे। तो उन्होंने अमित जी को फ़ोन किया था कि मेरी पहली फिल्म है तो आप आएँ। और अमित जी और जया जी दोनों आए थे और अमित जी ने कहा कि देखो यार, मुझे गुजराती फिल्म, गुजराती लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो हो सकता है कि मैं इंटरवल तक देख के निकल जाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं सर, हम समझ सकते हैं। फिर उन्होंने पूरी फिल्म देखी और फिर मुझे पूछा कि ये तुमने कितने दिनों में बनाई? तो मैंने कहा कि सर 22 दिन में बनाई पिक्चर। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, इतने कम दिनों में ऐसी फिल्म बनी नहीं सकती। तो मैंने कहा नहीं नहीं सर, बनी तो 22 ही दिनों में है, लेकिन अब कैसे बन गई, क्या बन गई, ये अगर आप पूछेंगे तो मुझे पता भी नहीं है। हम बस बनाते गए और जो बना है वो आपके सामने। और हमारे लिए सबसे बड़ी सक्सेस ये है कि आपको लैंग्वेज ना समझ में आते हुए भी आपने पूरी फिल्म देखी। तो मेरी फिल्म का जो मुझे मिलना चाहिए रिवॉर्ड, वो तो मुझे मिल गया। अब आगे ऊपर वाले की मर्जी। तो उसके कुछ वक्त बाद जब ये आंखें का वो आपका गुजराती प्ले था आंधलो पाटो जी, वो मेरा पहला प्ले भी था, वो भी आतिश ने ही लिखा था। और तो मैं अमित जी के स्टूडियो के बाहर खड़ा था और गेट क्रैश करने वाला। हाँ, गेट क्रैश करके पहुंचा था क्योंकि अमित जी बहुत बिजी थे। केबीसी की नई नई तैयारियां चल रही थी, रिहर्सल चल रहे थे। तो मैं कैसे कैसे करके हम अंदर पहुंचे और मैं वेट कर रहा था, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था कि अमित जी को मेरा इंट्रोडक्शन कैसे दूंगा कि सर आप मेरी एक फिल्म देखने आए थे 6-8 महीने पहले, वगैरह वगैरह। तो अमित जी आए चल के और उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा अरे विपुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैं एकदम चौंक गया क्योंकि आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि 8 महीने पहले आप मिले थे और आपके नाम के साथ अमित जी आपको याद रखे हैं। तो मैंने जो ओपनिंग स्पीच वीच सोची थी सब भूल गया और फिर मैंने उनको कहा कि थोड़ा अपने आप को संभालते हुए कि सर हिंदी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको उसी सिलसिले में मिलना था। तो उन्होंने कहा कि क्या, कितनी देर में कहानी बता सकते हो? मैंने कहा सर 15 मिनट, 45 मिनट, 3.5 घंटे, तीनों वर्जन में सुना सकता हूँ। तो उन्होंने बोला पता करो कितना वक्त है शॉट, नेक्स्ट शॉट में। तो वहाँ से मैसेज आया कि सर 30-40 मिनट लगेंगे। तो उन्होंने कहा चलो अंदर, 15 मिनट में कहानी सुनाओ। तो मैं 15 मिनट में कहानी सुनाई और उन्होंने कहा कि मैं ये फिल्म करूँगा। तो मैं एकदम नॉन प्लस सा हो गया। फिर उन्होंने कहा अच्छा 3.5 घंटे का वर्जन परसों, 3 दिन बाद रात को काम करते हो? मैं कहा सर बिल्कुल करते। तो रात को जलसा पे मिलेंगे और पूरी स्क्रिप्ट सुनूंगा। मैं कहा डन सर। और मैं बाहर आया और मैंने आतिश को फ़ोन किया, मैं कहा भैया बैग पैक कर
और अपने को जाना है खंडाला और 3 दिन में स्क्रिप्ट पूरा लिखना है। हमने एक अक्षर लिखा नहीं था। तो मैंने कहा चलो भैया 3 दिन में लिखेंगे और वापस आके रात को सुनाना है। फिर हम गए और फिर डे नाइट फिर वही चक्कर, लिखा 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 पूरा जैसे तैसे लिख के समेट के आए। और रात को 10:30-11 बजे नरेशन शुरू हुई, सुबह 5 बजे तक चली। और फिर 5 बजे अमित जी ने कहा कि यू कैन अनाउंस दैट आई एम डूइंग दिस फिल्म। तो मैं और आतिश गोल्डन वर्ड से हाँ बिल्कुल बिल्कुल बाहर आए, रास्ते पे डांस वांस किया हमने, बहुत मज़ेदार सेलिब्रेशन किया। और फिर तो वहाँ से शुरुआत हुई आंखें की। लेकिन एक और कमाल की बात है, आंखें एक अमिताभ बच्चन आ गए, अक्षय कुमार, उस समय वो नए डायरेक्टर्स के साथ काम नहीं कर रहे थे। वो भी कमाल का किस्सा है कि कैसे उन्होंने हाँ बोला इसके लिए। वो अक्षय जी का काम, अक्षय का काम देखते बाली थे साहब। बाली जी। बाली साहब जो थे वो मेरा अल्प विराम अल्पविराम। देखते थे और वो उनको बहुत पसंद था। और वो अक्षय को बताते रहते थे कि ये डायरेक्टर आगे जाके बहुत बड़ा डायरेक्टर बनेगा, इसमें बहुत टैलेंट है। मुझे ये सब पता नहीं था। मेरे एक मित्र थे नीरज बोरा साहब, वो अब रहे नहीं इस दुनिया में। तो उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही थी खिलाड़ी 420। तो वही रात को फिर अक्षय का, मुझे बाली साहब का मैसेज आया कि आ जाओ और आज नरेट कर दो। तो फिर मैं गया रात को, फिर वही हुआ, रात भर नरेशन चला। और सुबह बाहर आए तो अक्षय ने कहा कि मैं तो मना करने के लिए बैठा था क्योंकि मेरी आगे कुछ फिल्में आगे चली नहीं है, तो मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन तेरी कहानी ने मेरे को खड़ा कर दिया, तो ये फिल्म तो मैं कर रहा हूँ। कमाल की बात है, रात में बुलाया था, जो आदमी जल्दी तब वो सोता करते था। थे, अब थोड़ा पाबंदी लग गई है, बट तब वो कर लेते थे। और वही रात को 4 बजे तक चला था नरेशन। और फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली फिल्म। तो फिर अब अमित जी और अक्षय आ गए तो फिर तो कारवां परेश चल सर के पड़ा। साथ तो आप ऑलरेडी काम कर चुके थे परेश थिएटर की दुनिया को, में। परेश भाई को तो मुझे कुछ बोलना भी नहीं पड़ा। मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कहा परेश भाई वो प्ले था, परेश भाई ने देखा हुआ प्ले था। मैं कहा परेश भाई वो प्ले जो आप था ना, उसका वो फिल्म बना रहा हूँ और आपको मिलना है। उसने कहा मिलना क्या है, डेटें बता, तेरी पहली फिल्म बन रही है तो क्या पूछना है, मैं फिल्म कर रहा हूँ, बाकी बाद में बात करेंगे। तो फिर वो परेश भाई आ गए और फिर उन्होंने इलियास का कैरेक्टर जो किया वो सबको पता है। ये हौसला कहाँ से लाया उस समय कि मिस्टर बच्चन, महानायक तब भी कहे जाते थे, उनको विलेनियस रोल में लेकर आओगे, ऐसी कहानी लेकर आओगे जिसमें अक्षय कुमार, अब रोमांस नहीं है उसमें, 3 अंधों की कहानी है, बैंक रॉबरी होगी, एकदम अनूठी, उस समय के लिए बहुत अलग थी, बहुत ही रिफ्रेशिंग भी थी। वो इंडस्ट्री के लोग उस समय क्या कहते थे आपको? नहीं वो देखिए, हमें तो, हम प्ले करते थे तो ये जोक होता था कि मैं आतिश और हमारे जो बाकी कलाकार थे, हम जोक करते थे कि पहली फिल्म ज़िंदगी में यही बनाएंगे और अमित जी को पहली बार ज़िंदगी में नेगेटिव रोल में कास्ट करेंगे। अब वो ऊपर वाले ने किसी अच्छे समय पे सुन ली होगी बात, सरस्वती बैठी होगी जिव्या पे। हाँ वो कभी बोल दिया हमने, और वो हमारे हर शो का जोक होता था। हर शो के बाद ये सब बातें होते रहती थी। अब वो किसी एक मोमेंट पे ऊपर वाले ने सुन ली हमारी बात, तो अमित जी ने भी उस फिल्म को एक्सेप्ट कर लिया। फिर कभी ऐसा सोचा नहीं कि हम कैसे, और एक मैं मानता हूँ कि मेरी ये किस्मत बहुत अच्छी थी कि पहली फिल्म में अमित जी और अक्षय थे और परेश भाई थे, क्योंकि उन्होंने ना कभी मुझे ये फील नहीं होने दिया कि मैं नया हूँ। उन्होंने पहले दिन से मुझे एज ए डायरेक्टर कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया। और जो मैं कहता था वो कहने से कभी मुझे हिचकिचाहट नहीं हुई कि सर ये ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ये कहने में मुझे कभी हिचकिचाहट नहीं हुई। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि उन्होंने कभी मुझे वो फीलिंग होने ही नहीं दी। उन सब ने मुझे एक ऐसी फीलिंग दी कि तुम बताओ हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि ये प्ले तुमसे अच्छा कोई नहीं समझेगा, और ये जो सीन लिखे हुए हैं ये कौन कैसे इंटरप्रेट करना है स्क्रीन पे, ये तुम्हारे अलावा कोई समझेगा नहीं, तो तुम ही बताओ। और पता ही नहीं चला कि मैं इतनी बड़ी स्टार कास्ट, मतलब अर्जुन रामपाल भी थे, सुष्मिता सेन भी थी, और भी बहुत सारे कलाकार थे फिल्म में। तो कभी किसी कलाकार ने ऐसी फीलिंग होने नहीं दी कि मैं फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हूँ। तो सब ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया और एज अ रिजल्ट हमने, फिल्म कब कंप्लीट हो गई ये भी हमें पता नहीं चला।
तो आई थिंक द क्रेडिट एक्चुअली गोज टू द स्टार्स, जिन्होंने एक नए डायरेक्टर को इतना स्पेस दिया कि तू अपने हिसाब से बना। आपका वो फोकस था, विजन था, इसीलिए उस साल की 5 सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी। जी। इतना अलग अनूठा सब्जेक्ट था। और कमाल की बात ये, भेड़ चाल में आप नहीं चले कि एक कॉमिक थ्रिलर या अलग तरीके के सस्पेंस थ्रिलर जिसको बोलें वो चल गई, तो एक उसी लाइन पे चले। अगली फिल्म आपने फैमिली ओरिएंटेड फिल्म बनाई अक्षय और अमिताभ बच्चन के साथ। आपको उस समय भी लोगों ने बोला कि ये जो एक फिल्म चल गई है तो अब उसी को लेके चलो, इस तरीके की चीज़ें? नहीं, ये हुआ था। और करीब करीब 30-35 प्रोड्यूसर्स मुझे उस वक्त साइन करने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था ऑफिस पे। और लेकिन उन सब का यही कहना था कि तुम एक और थ्रिलर बनाओ, और मैं ये बहुत क्लियर था कि मुझे एक और थ्रिलर नहीं बनाना है, क्योंकि मैं ऐसा फील करता था कि मैं अगर अगला एक थ्रिलर बनाऊंगा तो उसमें मेरे अंदर से वो बात नहीं निकलेगी कि एक जोश, एक जुनून जो आपको चाहिए वो निकलेगा नहीं। और दूसरी बात ये थी कि आतिश और जेडी ने एक प्ले बनाया था। देवेंद्र भोजानी मेरे तीसरे मित्र और भाई उस प्ले में एक लीड रोल कर रहे थे। वो प्ले मेरे दिल के बहुत करीब था, क्योंकि वो एक फादर सन की स्टोरी थी और बहुत कमाल का सब्जेक्ट था और बहुत कमाल का मैसेज था। तो मैं एकदम आंखें के रिलीज से पहले से तय कर चुका था कि सेकंड फिल्म मैं यही बनाऊंगा और कोई बनाऊंगा नहीं। तो मैं एकदम अड़ा हुआ था। और मुझे देखिए, इंडस्ट्री का गणित तब भी नहीं समझ में आता था कि इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट करती है, क्या करती है। मैं बस यही फिल्म बनाऊंगा, ये तय करके बैठा था। और वो जो प्रोड्यूसर्स थे, जो कि बहुत सक्सेसफुल थे, बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स थे, उनको लग रहा था कि मैं बेवकूफ़ हूँ और मुझे हैंडल करना अपने आप को नहीं आता। और शायद वो सच भी थे। तो करते करते 2 साल निकल गए, पर मेरे पास अमित जी और अक्षय दोनों उनकी रजामंदी थी, लेकिन मैं फिल्म नहीं बना पा रहा था। फिर मैं मनमोहन शेट्टी साहब से मिला और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उनसे मिला, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें जो बनाना है वो बनाओ, मेरी एक ही शर्त है कि जो बजट तुम बोलोगे वही बजट में फिल्म बनाओगे, ओवर बजट और ये सब नहीं करना। मैं क्रिएटिव नहीं समझता हूँ, तो तुमको क्या करना है ये तुम जानो, तुम अपने हिसाब से बनाओ। ऐसा पार्टनर जो आपको कंप्लीट फ्रीडम दे और आपके बीच में बिल्कुल ना आए, लेकिन सपोर्ट पूरा दे, अनकंडीशनल, उससे अच्छा पार्टनर नहीं हो सकता। तो मनमोहन जी के साथ फिर मैंने बहुत सारी फिल्में बनाई। तो वहाँ से मेरे प्रोडक्शन की शुरुआत भी हुई। फिर वक्त बनी। सनशाइन फिल्म्स वहीं से शुरू? नहीं, पहले ब्लॉकबस्टर मूवी एंटरटेनर्स के नाम से था, फिर 2009 में हमने उसको सनशाइन पिक्चर्स किया। और फिर वही वो गणित और लाइन से, लकीर से अलग हटकर मुझे याद है अक्षय और कटरीना की फिल्म आई थी हमको दीवाना कर गए। वो उतनी चली नहीं थी, लेकिन आपने दांव खेला और नमस्ते लंदन बनाई। दांव नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि उस रोल के लिए कैटरीना से बेटर कोई हो ही नहीं सकता था। और अक्षय की मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई थी बाय देन कि अगर आप गौर करेंगे, अक्षय कुमार को उससे पहले पंजाबी मुंडा किसी ने प्रेजेंट नहीं किया था। सबके लिए अक्षय कुमार वॉज अ गुड लुकिंग हंक एक्शन हीरो, ये वो, पर एक पंजाबी मुंडा जो होता था, जो नमस्ते लंदन में पहली बार अक्षय ने किया, वो पहली बार हुआ। तो मुझे ये लगा था कि अक्षय और कटरीना अगर ये दो इस फिल्म को करेंगे तो ये जो कैरेक्टर्स हैं वो एकदम निखर के बाहर आएंगे। तो मुझे अक्षय ने यही एक ही सवाल पूछा था कि तू श्योर है, क्योंकि मेरी और कटरीना की लास्ट पिक्चर नहीं चली है। मैंने कहा सर, ये हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है, मुझे लगता है कि कटरीना से बेटर इस रोल को कोई नहीं कर पाएगा। और वो लड़की इतनी मेहनती है और इतनी कमाल की ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट है कि अगर ये फिल्म वो करेगी तो वो फिल्म को बहुत हेल्प करेगी। तो उसने कहा ठीक है, आई एम गुड, तू तेरे हिसाब से बना। और फिर ऋषि जी का आना उस फिल्म में एक ब्लेसिंग था, क्योंकि अगेन ऋषि जी एक बहुत ही नेचुरल फ्री फ्लोइंग एक्टर थे और बहुत स्पॉन्टेनियस थे। तो फिर वो फिल्म बनी और फिर लोगों ने वही तीसरी बार भी यही कहा कि फिर तुम
अब तुम फैमिली फिल्म में हिट हो, अब तुमको क्यों एक लव स्टोरी बनानी है, और ये क्या एक फ्लॉप पेयर को लेके बना रहा है, ये डायरेक्टर बिल्कुल ही पागल हो चुका है, ये वो वगैरह वगैरह, वो सब चलता रहा। हमने बनाई फिल्म और फिर वो काफ़ी अच्छी चली। तो न सिर्फ चली, मतलब आज तक उसके गाने, म्यूजिक, सीन्स, मुझे याद है वो जो मोनोलॉग है अक्षय का, मुझे कहीं मैं पढ़ रहा था तो उसमें ब्रिटिश एक्टर्स भी हिल गए थे, इतना कमाल का मोनोलॉग है और अलग तरीके का पेट्रियोटिज्म आपने दिखाया उसमें। हाँ, बिकॉज मुझे लगता है कि पेट्रियोटिज्म बॉइस्ट्रस या चीखने चिल्लाने वाला हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर मैं मेरे देश की स्ट्रेंथ को बहुत प्यार से आपके सामने रखूं तो शायद मैं ज़्यादा गहरी चोट आपके दिल पे मेरे देश के बारे में कर सकता हूं। ऐसा मुझे लगा था उस सीन के वक्त जब हम लिख रहे थे या जब हम शूट कर रहे थे। वहाँ के जितने ब्रिटिश एक्टर्स थे उन सबको हमने ट्रांसलेटेड कॉपियाँ दी हुई थी कि ये इस सीन का मतलब है। तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या ये सच है या एवं ही फिल्म के लिए कुछ भी लिख दिया है। तो मैंने कहा नहीं, एवरी सिंगल थिंग इज राइट। एंड मैनी ब्रिटिश एक्टर, बहुत सारे ब्रिटिश एक्टर्स बड़े चौंक गए थे और उस दिन के बाद पूरे यूनिट का जो हमारे भारत के प्रति एक जो वर्तन, जो एक बिहेवियर होना चाहिए, उसमें एक इज्जत का इजाफा हुआ था। ये हमारे एक शूटिंग के दौरान हमने फील भी किया उस दिन के बाद। और बाकी तो फिर जावेद साहब और हिमेश ने म्यूज़िक में वो रंग ले आए थे कि एक ज़बरदस्त रोमांटिक फिल्म, ज़बरदस्त म्यूज़िक और इतना अच्छा पेट्रियाटिक कलर। तो फिर हमें लगा था कि हम कहीं बहुत करेक्ट डायरेक्शन में चल। मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, मैं अभी भी इतने साल हो गए, वो फिल्म का ओपनिंग ही वहाँ गाने से शुरू होता है, मैं जहाँ रहा हूँ, वो इतना टची है, वो आपको उस वो नरेशन के साथ ले जाता है, तो कमाल है। उसके लिए तो जितनी तारीफ हो सके आपकी कम है सर। वो जावेद साहब का जादू है। उन्होंने बिल्कुल बैठे बैठे 2 घंटे में लिख दिया था वो गाना। और ये है कि मैं उनको मैं मिला और मैंने उनको बहुत मेरे दिल के अंदर क्या है वो समझाया। उन्होंने बड़े शांति से सुना और फिर कहा कि चलिए हिमेश साहब के यहाँ चलते हैं। और हम बैठ के गाड़ी में पहुँचे और उन्होंने धुन सुनी और बोला, हिमेश मुखड़ा मैं तेरी धुन पे लिखूंगा, अंतरा मुझे तू पोएट्री लिखने दे, तू उसे कंपोज कर, मुझे खुला हाथ चाहिए। तो मैं कहा ये अच्छा रहेगा, करिए। और हिमेश ने भी कहा कि सर करिए। और फिर जावेद साहब ने मुखड़ा भी लिख दिया, अंतरे भी लिख दिए। फिर हिमेश ने उन्हें कंपोज भी बहुत जल्दी किया और फिर वो गाना रेडी हुआ। और हम तभी जान गए थे कि ये गाना मतलब ये लोगों को बहुत लंबे अरसे तक दिल को टच करता हुआ गाना बनेगा। और फिर वो आपके जुनून की एक और कहानी की पूरी सरदारों को लेके ऐसी कॉमेडी बना दी कि जो उस साल की सबसे बड़ी बिगेस्ट ओपनर थी, मतलब वो रिकॉर्ड था उस साल का, सिंग इज किंग की बात कर रहा हूँ। तब भी बोला गया होगा आपके इस जुनून को लेकर? नहीं, वो देखिए तब तक बोलना बंद कर चुके थे? नहीं, थोड़ा सा ये भी था कि देखिए सिंग इज किंग में अनीस भाई थे। अनीस भाई का अपना एक ह्यूमर का स्टाइल है और अक्षय कुमार ने वो टाइटल हमें दिया। तो ये कहानी ओरिजिनली जब अनीस भाई ने हमें सुनाई थी तो उसमें हीरो भी सरदार नहीं था। हम फिल्म सिटी में अक्षय कुमार को शूट कर रहे थे, उधर मुझे और अनीस भाई को बुलाया उन्होंने और उन्होंने कहा कि यार एक टाइटल मेरे पास है, ये टाइटल पे अपन आपकी कहानी अनीस भाई बैठती है क्या? तो उन्होंने कहा कि सिंग इज किंग। मैं कहा सर क्या टाइटल है, ये तो कमाल है। अनीस भाई को भी बहुत पसंद आया टाइटल। तो अनीस भाई ने बोला कि मुझे 2 दिन दो, मैं पूरी कहानी को री इमेजिन करता हूँ। और फिर वो जब आए तो उन्होंने कहा कि तो उनकी जब वो आए तो एक अक्षय का कैरेक्टर था, वो एक सरदार था, बाकी सब सरदार नहीं थे। फिर डिबेट डिस्कशन हुआ तो मैंने कहा कि सर सभी सरदार होंगे तो ये कहानी ज़्यादा निखर के बाहर आएगी, बिकॉज वो एक गांव का सरदार आदमी अगर 6 लोगों को अपने रास्ते से चेंज करा के अच्छे रास्ते पे लाना चाहता है तो सब सरदार होंगे तभी मज़ा आएगा। अनीस भाई को एक ये था कि विपुल जी सब सरदार कैसा लगेगा? मैं कहा सर ये यूनिक भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ डन, आपकी बात में भी एक पॉइंट है कि यूनिक बनाते हैं इसको। फिर अनीस भाई ने उसको पूरा अपनी स्टाइल से सजाया और फिर हमने लिखी वो कहानी, फिर रेस्ट इज द हिस्ट्री। सर आप
वो सिक्योर मेकर लगते हैं मुझे, जिसने न सिर्फ बहुत सारे एक्टर्स को मौका दिया है, जिसमें विद्युत मेरे दोस्त हैं, अलग अंदाज में उनको आपने एक उनकी एक ऐसी छवि बनाई कि इंडस्ट्री में एक्शन स्टार के तौर पर उसको जाना गया, या फोर्स में जिस तरीके से विद्युत वर्सेस जॉन का जो किरदार था वो कमाल का है। अलग अलग डायरेक्टर्स निशिकांत कामत से लेके जितने भी हैं, आपने वो इंडस्ट्री के हैं नहीं हैं, उनके टैलेंट को देखते हुए मौके दिए। ये एक सिक्योर मेकर ही कर सकता है, जो खुद भी ज़मीन से उठा हुआ है, उसको समझ में आता है कि कहाँ टैलेंट है। नहीं नहीं, मैं इनमें से किसी भी डायरेक्टर को मैंने मौका दिया, ये बात ही गलत है। अब अनीस भाई बहुत सीनियर फिल्म मेकर भी हैं और उन्होंने बहुत फिल्में लिखी भी हैं, और निशिकांत कामत मेरे दोस्त भी थे और बहुत काबिल डायरेक्टर थे, या मुर्गाडॉस सर बहुत बड़े डायरेक्टर थे। मैं तो इनके साथ काम करता हूँ क्योंकि मुझे सीखने मिलता है। मैं ऐसा कभी नहीं मानता कि मैं इनको कोई मौका दे रहा हूँ, इनको मौक़ों की ज़रूरत नहीं है। ये अपनी जगह पे बहुत पहुँचे हुए बड़े लोग हैं और इन्होंने बहुत मेहनत करके अपना एक मकाम बनाया है। तो इनको मौका कोई क्या देगा, ये खुद ही अपने मौके खुद बनाते हैं। लेकिन मुझे इनके साथ काम करके सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि मेरा कोई फॉर्मल एजुकेशन है नहीं फिल्म मेकिंग में, ना मैंने किसी को असिस्ट किया। एक दिन मैंने सोचा कि मैं फिल्म बनाऊंगा तो मैं बनाने लगा, मैं वो डायरेक्टर हूँ। तो मैं इनके साथ जब जब समय बिताता हूँ, इनको काम करते हुए देखता हूँ, तो इसमें से मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरे साथ इतने बड़े बड़े लोगों ने कोलैबोरेट किया और हमने मिलके बहुत अच्छी फिल्में भी बनाई, और रिश्ते भी हमारे उतने ही गाढ़े रहे। ऐसा नहीं हुआ कि फिल्म बनाते वक्त कोई रिश्तों में खटास आ गई या कभी किसी का दिल दुखा, वैसा भी कभी नहीं हुआ। तो इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर अस। वो रिपीट वैल्यू गजब है आपकी। नहीं, लेकिन ये तो श्रेय आप नहीं ले रहे हो, लेकिन सुदीप्तो दा जैसे जो डायरेक्टर हैं, जब मैं केरला स्टोरी की या बस्तर की बात करता हूँ, तब तो आपको श्रेय लेना पड़ेगा कि वो जो मादा है कि इस तरह की स्टोरी बनाने की, जब शायद ही कोई इंडस्ट्री का आदमी खड़ा हो उस स्टोरी के साथ में, वो आपने मादा दिखाया, और उसके बाद आपको उसके रिपरकशन भी झेलने पड़ेंगे। नहीं, देखिए, अगेन सुदीप्तो दादा मेरे पास एक कहानी लेके आए, जिस कहानी पे उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई हुई थी बहुत साल पहले। और वो कहानी जब मैंने पढ़ी तो वो 2 पेजर लेके आए थे, और वो 2 पेज पढ़ने के बाद ये डिसीजन तो तय हो चुका था कि ये फिल्म तो हमें बनानी ही पड़ेगी। और उन्होंने बहुत मेहनत की है। देखिए, बहुत आसान होता है कि मैं सीनियर हूँ और वो उतने सीनियर नहीं है, तो शायद मैंने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया होगा। ऐसा नहीं है, वो उन्होंने बहुत बहुत ज़बरदस्त मेहनत की। हम सब साथ में उस फिल्म में लगे रहे। मैं उस फिल्म का क्रिएटिव डायरेक्टर भी रहा। लेकिन मैं अभी भी ऐसा मानता हूँ कि केरला स्टोरी और बस्तर सुदीप्तो दादा के दिल से निकली हुई कहानियाँ हैं, बिल्कुल उनके अंदर से आई हुई कहानियाँ हैं, और वो दोनों फिल्में सबसे बेहतरीन वही बना सकते थे। और अगेन मैं बहुत उनके साथ एक अलग एक्सपीरियंस है। वो एक बिल्कुल अलग किस्म के डायरेक्टर हैं। अनीस भाई या मुर्गाडॉस या निशिकांत या वो जो जितने भी और डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, उनसे बिल्कुल अलग हैं, बहुत पैशनेट हैं और बहुत ईमानदार हैं। तो आई थिंक के वो अनड्यू क्रेडिट हो जाएगा अगर मैं कहूँ कि हाँ मैंने सब कुछ किया, वो गलत हो जाएगा। उन्होंने बहुत मेहनत की है और हमने सब मिलके एक टीम की तरह एक फिल्म को बनाया है। बिल्कुल सर, मैं इसलिए भी बोल रहा था ना, आज 2nd एनिवर्सरी उसकी सेलिब्रेट कर रहे हैं फिल्म की, केरला स्टोरी की। मैं इसलिए उस पर बात कर रहा हूँ कि उस समय आपको बहुत सारे रिस्क जो हैं, फैक्टर्स, वो दिखाई दिए होंगे, थ्रेट्स भी आए, बहुत सारी चीज़ें हुई। इवन आपने उस समय पुलिस प्रोटेक्शन तक के लिए मना कर दिया, उसके पीछे भी अलग कहानी है। ये सब चीज़ें, उस कहानी में ऐसी क्या चीज़ लगी थी आपको जो आपको मजबूर कर दिया आपको कि इस तरीके की जो एक अलग लाइन है इंडस्ट्री में, बहुत कम ही लोग, जिसने, मैं उस समय मुझे ध्यान है कि फिल्म को सपोर्ट भी ज़्यादातर लोगों ने नहीं किया था, ट्वीट्स तक नहीं कर रहे थे, क्या चीज़ दिखाई दी थी कि आपने वो रिस्क लिया? मुझे लगा कि अगर हमारे भारत के अंदर हमारी भारत की लड़कियों के साथ अगर ऐसा हो रहा है
और इसके बारे में भारत में कोई बात ही नहीं हो रही है और उसको बिल्कुल अंडर द कारपेट दबाया जा रहा है। तो फिल्म एक बहुत पावरफुल माध्यम है और उस माध्यम के ज़रिए हमें ये बात लोगों तक लानी चाहिए। ये कहानी लोगों को देखनी ही चाहिए। उससे जुड़े कुछ रिस्क थे, जैसे आपने कहा धमकियाँ आएंगी या लोग विरोध करेंगे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें एक ईमानदारी से एक कहानी को कहना चाहिए। और दूसरी बात मैं यहाँ पे बहुत अंडरलाइन करके कहना चाहता हूँ, देखिए मैंने तो खुद मेरे यार दोस्त जितने भी इंडस्ट्री में उनको कहा था कि आप इसके बारे में कभी कोई ट्वीट या मत करिएगा, क्योंकि वो बिना वजह आपके पीछे भी ट्रोल शुरू हो जाएंगे। ये एक अलग लड़ाई है, आपका सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत है मेरे लिए, उससे ज़्यादा मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं करता हूँ। मुझे विद्युत ने कहा था और विद्युत ने तो मेरे मना करने के बाद भी ट्वीट किया है, आप विद्युत को पूछ सकते हैं। मैंने विद्युत को मना किया था, उसने कहा नहीं सर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं करूँगा। और बहुत सारे और भी दोस्त यार हैं जिन्होंने कहा था कि हम पूरे सपोर्ट में खड़े हैं, और लेकिन मैंने उनको मना किया था क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरी फिल्म की वजह से उनकी ट्रोलिंग शुरू हो जाए। और ये मैं जानता था कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको मुझे बिल्कुल अकेले ही हैंडल करना चाहिए, इसमें मुझे किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। उस समय बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगे, प्रोपेगेंडा से लेके और झूठ बोलने तक का, वो 32,000 लड़कियों की कहानी वो सब, जिसके बारे में आपने फिर विद प्रूफ चीज़ें रखी भी, लेकिन उन सब चीज़ों पे ज़्यादा बात नहीं की गई। ऐसा देखिए क्या होता है ना कि वो वीडियो हमने एक यूट्यूब पे 17 मिनट का हमारा वीडियो है जिसमें हमने वो 32,000 का आंकड़ा पूरा नंबर गिनवा दिए। पर जैसे क्या होता है कि ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया कि हमने जो नंबर दिए कि केरला की असेंबली में सीएम ने जो नंबर रखे थे वो सब झूठे हैं और वो नंबर 7,700 का नहीं है, 2,200 का है। और हमारे उस वीडियो में हमने वो 7,700 वाला असेंबली का रिकॉर्ड का पेज, उसका स्कैन्ड फोटो डाला और हमने ध्रुव राठी को कहा कि अब आपकी रिसर्च टीम और जिनके आप बड़े बड़े दावे करते हैं उनके बारे में अब आपका इसके बारे में क्या कहना है। तो आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। देना चाहिए था कायदे से, लेकिन दिया नहीं, क्योंकि जब आप एक बहुत सच्ची बात करते हैं जो उनके एजेंडा को सूट नहीं करती, तो वो एक भ्रम फैलाने की कोशिश होती है कि हम झूठ बोल रहे हैं, लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट कर दो ताकि वो कन्फ्यूजन की वजह से लोग जो है उसको सच मानने की बजाय उनके दिमाग में शक पैदा हो जाए। यही तो किया था ना सीएए एनआरसी के टाइम, कि सीएए आएगा तो इस देश के हर मुसलमान को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा, उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि वो कायदा उसके बारे में है ही नहीं। वो तो कायदा है माइनॉरिटीज विच आर आउटसाइड इंडिया। तो यही सेम पैटर्न इस फिल्म के साथ भी हुआ और हमने ये वीडियो बनाने के बाद न्यूज़ चैनल्स को भेजा और सबसे कहा कि इसके ऊपर अब आप डिबेट कीजिए। और 2 दिन के बाद मैंने पूछा सबसे कि क्या हुआ, आप डिबेट नहीं कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई दूसरा पक्ष आना नहीं चाहता डिबेट पे, तो अकेले आपके साथ डिबेट होगा नहीं, तो दूसरा पक्ष भाग गया। तो ये हकीकत है। और अब तो खैर 2 साल में जितना ऑडियंस ने इस फिल्म को प्यार दिया है, उसके बाद अब किसी के दिमाग में वो झूठ वाली बात ख़त्म हो चुकी है कम्प्लीटली। अब सब जानते हैं कि ये एक सच्ची फिल्म थी और इसने एक सच को उजागर किया और इस फिल्म के आने के बाद बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगियां बची और बदली हैं। सबसे खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट क्या मिला या फीडबैक फिल्म के बाद? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मतलब कुछ बहनें हैं जो ऑफिस में आई और उन्होंने कहा कि कोल्हापुर के पास के गांव से वो खास हमें मिलने आई यहाँ पे, और उन्होंने कहा कि आपकी वजह से हमारे आसपास के गांव में हज़ारों लड़कियों की ज़िंदगी बदल गई है, सुधर गई है। उन सब की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए वो अपने घर पे से कुछ मिठाइयाँ बना के ले आई थी कि आप ये मिठाई ज़रूर खाइए, ये हमारा प्यार है। तो मुझे लगा कि वो बहुत ही टचिंग था। और उसके बाद भी देश के कोने कोने से लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारे एरिया में इतने लड़कियों के साथ ये हुआ, कई लड़कियों के। तो वो जो फीलिंग है कि आपकी फिल्म की वजह से कई लड़कियों की ज़िंदगी बच गई, वो बहुत ही अच्छी फीलिंग है।
रैप करता हूँ क्योंकि इशारा और बहुत हो रहा है और दूसरा आपका वक्त भी बहुत कीमती है। क्योंकि आंखें आई और उसने एक ट्रेंड सेट कर दिया। अब आ रही है हिसाब, जो कि एक अलग तरह की कहानी है और जिसमें कमाल की बात है कि शिफाली मैम फिर दिखाई देंगी आपके फिल्म में, जयदीप पहलावत जैसे कमाल के, और इन दोनों की जोड़ी को भी लोगों ने पसंद किया है। वो किस तरीके की फिल्म होगी? हिसाब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉमिक थ्रिलर है, बहुत सारा ह्यूमर है, एक बैंक रॉबरी की कहानी है और एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और एक बहुत ही अनोखा प्लॉट है, जो शायद भारत के सिनेमा में इस तरीके की बैंक रॉबरी आज तक कभी नहीं आई। तो जो आंखें के वक्त एक सिचुएशन थी कि बैंक रॉबरी पे आंखें से पहले ऐसी कोई फिल्म कभी नहीं बनी थी, वैसे ही ये एक बिल्कुल अनोखा विषय है, जैसी फिल्म शायद भारत में आज तक कभी नहीं बनी। तो लोगों को, मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग व्यूइंग होगी, लोगों को मज़ा आएगा और हंसेंगे भी बहुत और उस बैंक रॉबरी की नॉवेल्टी को एंजॉय भी बहुत करेंगे। आपके जो रिलेशन है अक्षय कुमार के साथ वो बहुत कमाल है। लोग चाहते हैं कि आप फिर से उनके साथ डायरेक्शन के तौर पे कुछ करें। कब आएंगे साथ में दोनों? देखिए, वो कोशिश हमेशा जारी रहती है, पर कभी ऐसा होता है कि आप नहीं इमीडिएटली कुछ काम कर पाते। अभी भी मैं कुछ चीज़ें डेवलप कर रहा हूँ जो सही वक्त आने पे उनको सुनाऊंगा। और अगर कभी एक होता है ना कि आप एक कहानी लेके जाते हो, ऐसी कोई कहानी पहले से वो कर चुके हैं या उन्होंने साइन कर ली है फिल्म, तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है, फिर आपको नए सिरे से कुछ लिखना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो होते रहता है, पूरी इंडस्ट्री उनके पीछे दौड़ती रहती है साइन करने के लिए। तो मैं कुछ चीज़ें डेवलप कर रहा हूँ जो सही वक्त पे उनको सुनाऊंगा और अगर उसमें से कोई एक फिल्म उनको पसंद आ जाएगी तो हम ज़रूर करेंगे। क्योंकि उनके भी फैंस और आपके भी फैंस इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो जो गोल्डन टच है ना, मिडास टच, वो आप ही का रहता है और जब साथ में आते हैं तो वो बॉक्स ऑफिस पर अलग लेवल पे पहुंचते हैं। नहीं, ऐसा अक्षय जी का करियर बहुत बड़ा करियर है और मेरी फिल्मों के अलावा भी उन्होंने बहुत शानदार फिल्में की हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी एनर्जीज़ बहुत स्ट्रांगली मिलती हैं, तो इसलिए जब जब हमने काम किया तो लोगों को बहुत पसंद आया है। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर आपको बहुत फ्रीडम होती है, आप लिखते वक्त बिना डरे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अक्षय कुमार को आप जब सुनाएंगे तो वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे। इवन मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो केरला स्टोरी में विलन तक बनने के लिए तैयार थे। वो एक उन्होंने, जिस दिन टीजर आया था उस दिन उन्होंने फ़ोन किया था कि हंसी मजाक में उन्होंने एक बात बोली थी कि अबे साले, इतनी अच्छी फिल्म बना रहा है तो मुझे क्यों नहीं लिया विलन। तो मैंने कहा, यार आप इस देश के इतने बड़े स्टार हो और इस फिल्म के जो विलन हैं वो इनह्यूमन लोग हैं, आप कैसे, आपको लोग एक्सेप्ट कैसे करेंगे उस कैरेक्टर में। अरे तो मैं मेहनत करूँगा ना। मैं कहा, सर आप क्यों मेरी ले रहे हो, सुबह सुबह मस्ती कर रहे हो मेरे साथ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं विपुल, तेरा टीज़र बहुत थॉट प्रोवोकिंग है, बहुत पावरफुल है और मैं ये फिल्म पहले दिन देखना चाहूँगा। तो मुझे खुशी हुई उस बात की कि उनको एक फिल्म का छोटा सा टीज़र इतना टच कर गया। लेकिन वो एक मजाक था, उनके पास काम की कमी नहीं है कि वो, लेकिन उनको उस फिल्म से, उस टीज़र से काफ़ी एक फीलिंग उनकी आई थी। लास्ट सवाल, सक्सेस क्या है आपके लिए? और सक्सेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फेलियर्स होते हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, वो आपको जो सक्सेस जो दिलाते हैं वो वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो फेलियर्स और सक्सेस के बारे में आप क्या? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि सक्सेस एक ऐसी चीज़ होती है जो आदमी कॉन्स्टेंटली ढूंढते ही रहता है और मुझे नहीं लगता कि हमारे लेवल पे हम कभी ऐसा लेवल अचीव करेंगे कि हम कहेंगे कि अब मैं सक्सेसफुल हो गया। पर ये होता है कि वो जब आपकी कोई एक फिल्म चलती है तो एक छोटा सा माइलस्टोन होता है उस डायरेक्शन में, लेकिन वो जर्नी आपको बहुत खुशी देती है और वो खुशी का मिलना बहुत ज़रूरी है कि आप जब रात को सोने जाएं तो तकिए पे सर रखें और 30 सेकंड में नींद आ जाए, वो ज़िंदगी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सक्सेस एक निरंतर खोज है। फेलियर जो होता है वो सबसे बड़ा टीचर होता है, वो आपको सिखाता है बहुत कुछ। सक्सेस से ज़्यादा फेलियर सिखाता है और ये तो बात बहुत सारे लोग कह चुके हैं।
एक फेलियर आपको उतना नॉलेज आपके अंदर बढ़ाता है जो 10 सक्सेसफुल फिल्में नहीं बढ़ा सकती। कभी फेलियर्स ने डराया है आपको, या कभी ऐसा हुआ है कि हौसला टूटा है कि अब नहीं हो पा रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, हम अपने आप को ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं। हम एक फ़िल्म बनाते हैं, पूरी ईमानदारी से बनाते हैं, जान लगाते हैं, पर कई बार वो लोगों को नहीं पसंद आती और आपको उस जनादेश को अपने सर पे उठा के एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आप कहेंगे कि मैं फेल हो ही नहीं सकता, तो वो तो बहुत ईगोइस्टिक स्टेटमेंट है और वो एक कलाकार के अंदर इस टाइप का ईगो नहीं होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े लोगों की फिल्में या उनके क्रिएटिव काम नहीं चले, तो उन्होंने तो कभी उसका इतना तहलका नहीं मचाया कि भाई अब क्या ही हो गया पता नहीं। ऐसा नहीं होता। आप उस फेलियर को बहुत पॉजिटिव तरीके से लें, बैठ के एनालाइज करें और ढूंढें कि आपकी गलती कहाँ हुई। देखिए, एक फेलियर रिपीट नहीं होने का एक सबसे बड़ा मंत्र है कि पहले तो आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करिए कि मेरा ये एक पहलू कहानी का, स्क्रिप्ट का, मेकिंग का, डायरेक्शन का गलत था और शायद इस वजह से फिल्म नहीं चली। वो जब तक आप गलती नहीं एक्सेप्ट करते तो आप नया आगे बढ़ के कुछ और अच्छा वापस ला नहीं सकते। तो फेलियर मुझे कभी डराता नहीं। इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंसाइटफुल चैट। और मुझे लगता है ये कन्वर्सेशन अपने आप में बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। आप अपने आप में इंसाइक्लोपीडिया हो। और कुछ लोग होते हैं जो कहानी बयां करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कहानी जीते हैं। आप हैं जो कहानी हैं और ख़ुद कहानी बयां करते हैं। अरे नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक आखिरी में ट्रम्प वाले मुद्दे पे अगर आपको कुछ बोलना है कि वो टैरिफ जो इतना 100% जो आउट ऑफ अमेरिका जो फिल्में बन रही हैं उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, देखिए, वो उसमें बहुत सारे पहलू हैं और सबसे पहला पहलू ये है कि अभी तक वो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट आया नहीं है, तो हमें डॉक्यूमेंट के आने तक रुकना चाहिए। डॉक्यूमेंट जब तक नहीं आएगा तब तक हम गेसवर्क पे चल रहे हैं। हमें नहीं पता कि उस डॉक्यूमेंट में क्या फाइन प्रिंट होगा। दूसरा ये है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील डिस्कस हो रही है। अक्टूबर का डेडलाइन है कि अक्टूबर से पहले ट्रेड डील को फाइनलाइज करना है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी गवर्नमेंट इस बात को भी उस ट्रेड डील में सेटल कर देगी। तो ये जो समस्या है ये आने वाले कुछ महीनों की ही रहेगी। ये लंबी समस्या है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। और तीसरा अहम मुद्दा ये है कि हमारी जो फिल्में होती हैं उनका अमेरिका में जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो पूरे वर्ल्ड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का 5-7% ही होता है। तो बहुत तो हमारा 2-3% का कलेक्शन का नुकसान होगा फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। और अगर हम अमेरिका की फिल्मों पे हम टैरिफ लगा देंगे तो उनका नुकसान हमसे ज़्यादा होगा। और कहीं ना कहीं इंडिया को भी जिस तरीके से ट्रम्प साहब ने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में इतना सोचा है, उनका एक बयान मैं देख रहा था कि बाहर से जो फिल्में आती हैं वो प्रोपेगेंडा फैलाती हैं अमेरिका के अगेंस्ट में। ऐसा इंडिया को भी एक सख्त कदम लेना चाहिए कि बाहर की जो फिल्में हैं वो इंडिया को अगर बैड लाइट में दिखा रही है या इंडियन एक्टर्स को या मेकर्स को ज़्यादा प्रमोशन या प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं वैसी फिल्मों में, तो क्या हम भी इस तरीके से सख्त कदम उठा सकते हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर वो ऐसी एक फिल्म बनाते हैं जहाँ वो इंडिया को गलत तरीके से दिखा रहे हैं तो हमें ऐसी 50 फिल्में बनानी चाहिए जो इंडिया को राइट तरीके से दिखाए और वो लोगों के पास ले जानी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि क्रिएटिव फ्रीडम की सबसे बड़ी सफलता यही है कि हम अपनी फिल्मों के माध्यम से लोगों को सच्चाई बता के उस नैरेटिव को तोड़ें जो न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार चलाते हैं। उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। बैन करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप बिल्कुल झूठ फैला रहे हो तब उस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। उनको लीगली आपको घेरना चाहिए कि कैसे बताओ, ये प्रूव करो ये आप सच बोल रहे हो। अगर आप सच नहीं बोल रहे हो तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी भी लगनी चाहिए, वो अलग है। लेकिन अगर कोई अपनी फिल्मों के थ्रू अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, उसको हम 50 फिल्में बना के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ध्वस्त करें। और अब जाके भारत में ऐसा माहौल बन भी रहा है जब भारत की सच्चाई को या भारत के पॉइंट ऑफ व्यू को सही तरीके से दिखाने वाली फिल्में बढ़ती जा रही हैं। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप उस विरोध को ख़त्म